आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के जो वर्तनी होती हैं उनके मानकीकरण से संबंधित बातें इसमें होंगी। यानी कौन सा शब्द किस रूप में लिखा जाए सही है। बोलने में कई शब्द ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, एक तरह से होते हैं, लेकिन लिखने में उसको कैसे लिखा जाए वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कई बार कंफ्यूजन होती रहती है कि लास्ट में ई लगाए, य पे दीर्घ ई कार, या ई लगाए बड़ी ई की मात्रा लगेगी। लिखने संबंधित कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं जब आप लिखने बैठते हैं तो। एग्जाम में आपको एसएससी जीएसटी के एग्जाम में या और भी कई एग्जाम्स में आपको ये आते हैं कि हाँ इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आप बताइए। तो उसके लिए कंफ्यूजन ना हो, ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि आपको इससे काफी हद तक लाभ मिलने वाला है। तो बिना देरी किए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कब हम किस शब्द को कैसे लिखेंगे, क्या रूल है उसके अकॉर्डिंग, क्या मानकीकरण है। हर जगह जो मानी जाए, स्टैंडर्डाइजेशन जिसको कहते हैं। देखिए, एक एक चीज को समझेंगे और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। वर्तनी जो है, वर्तनी से यहां तात्पर्य क्या हुआ कि इसको लिखना कैसे है। वर्तनी का कोषागत अर्थ है ना, कोष के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से इसका जो अर्थ मतलब होता है मार्ग, पथ, जीना, जीवन, पीसना, चूर्ण बनाना, ये सब है। तकुआ। छांदोग्य उपनिषद में वर्तनी का प्रयोग मार्ग के अर्थ में हुआ है। तस्य मनस्य वाक्य वर्तनी, ये अलग अलग जगह वर्तनी का क्या प्रयोग है ये बताया गया है। अर्थात मन और वाक्य उसके मार्ग हैं, किंतु भाषा के अर्थ में, क्योंकि हम यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं, तो भाषा के अर्थ में वर्तनी से क्या अभिप्रेत है कि किसी शब्दों में वर्णों का क्रम, वर्ण विन्यास। वर्णों का क्रम आप समझ रहे हैं, वर्ण में आपके स्वर वर्ण भी आएंगे, व्यंजन वर्ण भी आएंगे, और वर्ण विन्यास, जब वर्ण का आप को अलग अलग आप जब करते हैं, वर्ण विन्यास विन्यास कहलाएगा। अंग्रेजी में वर्तनी को क्या बोलते हैं, इसी को आप स्पेलिंग के नाम से जानते हैं। किसी भी चीज का कहते हैं स्पेलिंग बताओ, वही हिंदी में क्या कहा आपका, वर्तनी। पहली बार वृहद हिंदी कोश ज्ञान मंडल वाराणसी में वर्तनी का प्रयोग स्पेलिंग या हिज्जे के रूप में किया गया है। इसके पूर्व वर्तनी के लिए अक्षरी, विवरण, बनान, अक्षरन्यास, अक्षर विन्यास, वर्ण विन्यास, वर्णन्यास आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ये शब्द वर्तनी के लिए प्रयोग किए जाते थे पहले। वस्तुतः हिंदी में वर्तनी की समस्या नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो हिंदी की लिपि देवनागरी ध्वन्यात्मक लिपि है ना, यानी कि जैसा आप सुनते हैं वैसा ही इसमें आप लिखते हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन थी ही नहीं। इसमें जैसा बोला जाता है उसी प्रकार लिखने की व्यवस्था है। कुछ मात्राएं जैसे ह्रस्व ई, छोटी वाली जो ई होती है आपकी, जिसको आप इस तरफ से बाईं तरफ घुमा के लिखते हैं, ह्रस्व ई की। और कुछ संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जब आपस में जुड़े हुए जो व्यंजन होंगे, जैसे ध, द्व, त और क का जो है आदि में अवश्य उच्चारण के अनुसार ध्वनियों का अंकन नहीं होना चाहिए। किंतु इतनी बड़ी बात नहीं है कि हिंदी में वर्तनी की समस्या का प्रश्न उठाया जाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं। इस विशाल देश में हिंदी के विकास की एक सुदीर्घ परंपरा है। यद्यपि स्थान भेद और उच्चारण भेद से हिंदी का एक ही शब्द कई रूपों में लिखा जाता है, किंतु हिंदी जानने वालों को उनके अर्थ बोध में कोई कठिनाई नहीं आती। कई शब्द हैं जिसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अलग अलग मतलब उसके होते हैं, जो जान रहे हैं हिंदी उनको समस्या नहीं आती है। जैसे वे जाएगा, या आप जाएगा को ऐसे भी लिखते हैं जाएगा, या जाएगा, जावेगा, है ना, ये सब तरह से लिखते। गई, गई, नई, नई, देखिए यह भी लिख रहे हैं नई में, और ईव की भी मात्रा भी कर रहे हैं। कई बार आप ऐसे भी लिखते हैं इसलिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे इसलिए, ए की मात्रा यहां करेंगे, कुछ लोग य की मात्रा करेंगे। सभी शब्द क्या है, रूपों को सरलता पूर्वक समझ लेते हैं। जो समझने वाले हैं समझ लेते हैं कि क्या कहना है। हाँ, अहिंदी भाषी या हिंदी सीखने वालों के लिए जरूर इन विविध रूपों से
असमंजस की स्थिति पैदा होती है। अब कोई नया इंसान जो हिंदी सीख रहा है, यानी इस क्षेत्र में कोई नया है, अब उसको हिंदी के शब्द जानने हैं, सीखने हैं, हिंदी की भाषा सीखनी है, तो अब वो कहेगा कि भाई साहब हमें ये बताइए कि कभी इसलिए लिखे या इसलिए लिखे, कौन सा सही होगा, क्या लिखें हम, कब क्या लिखें का कि सही हो हमारा, उनके लिए दिक्कत आएगी। फिर वे भी यदि इन शब्दों के किसी भी रूप का प्रयोग करते हैं तो अर्थबोध में कोई बाधा नहीं पड़ती। देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लिपि की समस्या मौलिक नहीं, आरोपित है। वस्तुतः सन 1949 में हिंदी के राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी विरोधी मानसिकता के लोग सप्रयास हिंदी की कमियां ढूंढने लगे थे। वर्तनी की समस्या उसी मानसिकता की उपज है। यही कारण है कि वर्तनी पर विचार करते हुए अनेक विद्वानों ने खींची जताई है कि भाई इसकी समस्या इतनी तो है नहीं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी लिखते हैं कि हिंदी वर्तनी की एक रूपता की आवश्यकता तब मालूम हुई जब हिंदी को राजकीय मान्यता मिली। आपको पता है कि भारत की राजभाषा हिंदी है ना, यानी ऑफिशियल कार्य में जो भी कामकाज की भाषा जो होगी ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में, वो हिंदी। और हिंदी भाषी प्रदेशों से मांग हुई कि हिंदी शब्दों का वर्तनी भेद लोगों में भ्रम पैदा करता है, इसलिए एक रूपता अपेक्षित है। कि भाई अगर आप एक शब्द लिख रहे हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे वो मांग किए कि अगर आप एक शब्द लिख रहे हैं तो आप उसको एक ही तरीके से लिखिए, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा ज्यादा माना जाएगा, कौन सा कम माना जाएगा। इसके पहले मैंने वर्तनी की एक रूपता अनेक रूपता का कोई ख्याल न किया था। ये कौन कह रहे हैं? आपके जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इससे पहले वर्तनी की एक रूपता अनेक रूपता का कोई ख्याल न किया था। वर्तनी शब्द या इसके किसी पर्याय का चलन भी हिंदी में न था। संस्कृत में एक एक शब्द के कितने कितने रूप चलते हैं। हिंदी इतनी सरल भाषा है कि सर्वत्र सरलता से पढ़ी समझी जाती है। हिंदी वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, ये इनके विचार थे। वर्तनी की समस्या केवल हिंदी में हो ऐसी बात नहीं है, अंग्रेजी में भी एक शब्द को कई रूपों में लिखने का चलन विद्यमान है। आप समझिए, जैसे बायस्ड, बायस्ड, फोकसिंग, फोकसिंग, दोनों देखिए, इसमें एक एस है, इसमें डबल एस। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, फैंटेसी, फैंटेसी, ये शब्द भी जो है एक जैसे हैं, अलग अलग तरीकों से लिखे जाते हैं। संस्कृत में भी क्या है, सुधि उपास्य के 4 रूप बनते हैं। सुधि उपास्य, शुद्ध्युपास्य, शुद्धेयुपास्य और शुद्ध युपास्य। देखिए लिखने का तरीका जो है, ये चारों संधि रूप मान्य है, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं लेकिन ये चारों संस्कृत में भी मान्य है। अब यदि हिंदी में वर्तनी की एक रूपता के संबंध में समस्या उत्पन्न की गई तो उसका निवारण भी आवश्यक है। जहां समस्या वहां निवारण के लिए लोग प्रयास करेंगे। सन 1949 में हिंदी के राजभाषा स्वीकृत हो जाने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे कोई एग्जाम से संबंधित ये सवाल अगर आता है कि राजभाषा कब, राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली, तो 1949 में जो है। तो इसके स्वीकृत हो जाने के बाद हिंदी की लिपि, वर्तनी और अंकों के स्वरूप में एक रूपता लाने के लिए भारत सरकार ने विविध स्तरों पर प्रयास किए। जब राजभाषा स्वीकृत हो गया कि हिंदी रहेगी राजभाषा, तो इसके अलग अलग जो क्या है, लिपि को मान्यता मिली, कौन सी वर्तनी रहेगी और अंकों का कौन सा रूप जो है हिंदी में प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए भारत सरकार ने भी पहल की है। शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न भाषाविदों, भाषा के जानकार को क्या कहते हैं, भाषाविदों, के सहयोग से हिंदी वर्तनी की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए सन 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की, जो किसी इस मुद्दे पे जो है और गहन विचार करेंगे। समिति ने क्या किया, अप्रैल सन 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत कर लिया। इनकी रिपोर्ट 1962 में सौंपी गई। सन 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण के साथ प्रकाशित किया गया। एक पुस्तक निकाली गई, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इसमें सब कुछ व्याख्या के साथ बताई गई कि क्या होना चाहिए, कौन सा रूप मान्य होगा, जिसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार विचार किया जा सकता है। अब देखिए उसी पुस्तक से ये सब चीजें हैं कि हिंदी वर्णमाला के बारे में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी सम्राट अशोक के समय में राष्ट्रीय लिपि थी। ब्राह्मी में लगभग 65 अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वर,
व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि अक्षरों और मात्रा चिन्ह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत आदि चिन्हों को जोड़ें तो 65 के करीब होते हैं, किंतु देवनागरी में सभी 65 प्रतीक चिन्ह अक्षर नहीं हैं। इनमें से कुछ स्वरों के मात्रा संकेत हैं। इसलिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले देवनागरी के अक्षरों की सही संख्या बता पाना टेढ़ी खीर है, मतलब मुश्किल कार्य है। इसके अतिरिक्त अ, री, छ, झ, न, ल, श, अक्ष, त्र, ज्ञ आदि एक ही अक्षर के दो दो प्रयुक्त होते हैं, दो दो रूप प्रयुक्त होते हैं। इन समस्याओं पर विचार करते हुए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला और अंकों का मानक रूप निम्न प्रकार निर्धारित किया है। तो अब आप समझ लीजिए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको ये कहा कि भाई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक मानक रूप जो है उन्होंने जारी किया कि यही रूप जो है वो सब जगह माना जाए। तो आप समझिए कि कौन सा रूप मान्य है। देखिएगा, स्वर में कैसे लिखेंगे, यही रूप लिखेंगे आप। स्वर जो है अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मात्राएं कैसी रहेंगी तो देखिए, आ की मात्रा ऐसे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। ये री की मात्रा ए, है ना, ए, ओ, औ, ये मात्राएं हो गई। अनुस्वार कैसे लगेगा तो ऐसे ऊपर में आप अंक करके। विसर्ग क्या है, ये आह वाला। अनुनासिकता चिन्ह जो रहेगा ये चंद्र बिंदु वाला। व्यंजन को कैसे लिखेंगे, उसका मानक रूप क्या रहेगा तो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, और ये र और ये ढ है, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। ये आपका व्यंजन का रूप रहेगा, आप देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। ये जो आपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको डाल दिया जाएगा। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां आप जुड़ सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जुड़ने के लिए। संयुक्त व्यंजन कैसे, देखिए यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन। हल चिन्ह, जो हलंत आप कहते हैं, हल से अंत होता है, वो लास्ट में मात्रा में जो लगती है, ये हल का चिन्ह ऐसे होता है, जैसे आप लिखते हैं ना क को ऐसे हल का चिन्ह लगा के। गृहीत स्वन औ, जैसे डॉक्टर वाले में आप लिखते हैं ना ऐसे डॉक्टर ऐसे करके, ये वाला चिन्ह, ठीक है। ख, ज, फ, ये सब आपके गृहीत हो गए। देवनागरी अंक, ये आप जैसे, ये आपको समझ में नहीं आता होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पुराने पंचांग वगैरह या पुराने जो कैलेंडर हैं पहले यही प्रयोग किए जाते थे। तो देवनागरी अंक का जो है, देवनागरी में अगर लिखें अंकों का रूप जो है इसी तरीके से लिखा जाता है। और भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, ये अंक हो गए हमारे, और इनका अंतरराष्ट्रीय रूप जो हर जगह लोग समझेंगे, जो मान्यता मिली है वो यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 0। उपयुक्त रूप राजभाषा हिंदी के लिए मानक रूप है। हम लोग भी सरकारी दफ्तरों में भी कहीं भी जो प्रयोग किया जाएगा अंकों का रूप, वो यही रूप होगा, अंतरराष्ट्रीय रूप ही माना गया है राजभाषा हिंदी के लिए। किंतु संस्कृत का अध्ययन करने के लिए देवनागरी के सभी अक्षर रूपों का अध्ययन होना चाहिए। संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वाले अंक आपको आने चाहिए, लेकिन हिंदी में आप जब ट्रांसलेटर बनेंगे या कहीं भी किसी दफ्तर में अगर कोई प्रयोग कर रहा है अंकों का रूप, कोई कहेगा कि ये तो इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख नहीं रहे हो, रोमन वाले में ऐसे नहीं, यही रूप जो है वो मान्य है और इसी का अंतरराष्ट्रीय रूप को जो है वो मान्यता मिली। जैसे उपयुक्त हिंदी वर्णमाला ने दीर्घ री, ली आदि को स्थान नहीं दिया है क्योंकि हिंदी में इनका व्यवहार नहीं होता, परंतु संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला में ये सम्मिलित है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक में के अनुसार सरकारी कामकाज में, देखिएगा वही बात मैं यहां दोहरा रहा हूं कि भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 का ही प्रयोग लाए जाएंगे। इसलिए राजभाषा में इन्हें इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देवनागरी अंकों का प्रयोग संवैधानिक नहीं है, इन्हें वैधानिक बनाने के लिए भारतीय संसद को पहल करनी पड़ेगी। क्लियर है। 343 जो अ है, एक है, उसमें कहा गया है कि जो भारतीय अंकों का सरकारी कामकाज में भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप ही मान्य होगा, ये वाला आपको
प्रयोग करना है। ठीक है, कोई आपसे कहे कि वो देवनागरी वाला क्यों नहीं, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि ये संवैधानिक जो है ये बातें हैं और इसी को मान्यता है। अब समझिए हिंदी वर्तनों का मानकीकरण। प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं, एक वाचिक और एक लिखित, यानी जो भाषा हम बोलते हैं वाचिक हो गया, जिसको लिखते हैं वो लिखित। वाचिक रूप में भाषा के मौखिक रूप का, उसके उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। कैसे उच्चारण करेंगे ये आप बोलते समय समझते हैं इस चीज को। लिखित रूप में अक्षरों के आकार प्रकार, शब्दों में उनका क्रम विन्यास आदि पर विचार किया जाता है कि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। भाषा के एक ही उच्चरित शब्दों को कई रूपों में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए आप, संबंध, इसको भी संबंध पढ़ेंगे, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है और ये भी संबंध है। अब बात आती है कि उच्चारण की दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु लिखित रूप में बहुत अंतर है। बोलने समय आप चारों को एक तरह से बोलेंगे, लेकिन लिखने में इनमें काफी अंतर है। इसी प्रकार पक्का पक्का, रद्द रद्द, इन दोनों तरीके से आप लिखते हैं, लेकिन इसमें से किस रूप को माना जाए, समस्या यहां पे ये आ जाती है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए वर्तनी के मानकीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। अब आपको पता चला कि ये क्यों जरूरी है। ये जो टॉपिक है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, वो क्यों आवश्यक है आप लोगों के लिए, क्यों जरूरी है, सभी को जानना चाहिए, है ना। इसीलिए कि ये कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए लगा कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, आपको ये जानकारी मिलनी चाहिए। इस संबंध में निर्धारित नियमों पर निम्न प्रकार विचार, इससे संबंधित कुछ जो है वो रूल्स हैं, नियम हैं, आप उनको समझिए कि कौन सा सही होगा। कल होके कोई आपसे अगर पूछता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे क्यों लिखा, तो आप बता दीजिएगा कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के हिसाब से यही मान्य है। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब पहले बात करते हैं संयुक्त वर्ण पे। हिंदी में वर्णों को संयुक्त करना अर्थात एक अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ मिलाना विविधतापूर्ण है। मिलाते हैं हम लोग, जैसे पक्का पक्का, रद्द रद्द। इस समस्या पर विचार करते हुए वर्णों के आधार को, आकार को आधार बनाया गया। कि अब इसमें देखिए कि वर्ण का जो आकार है ना, शेप, वो उसको आधार बनाया गया, बेस बनाया गया, उसके आधार पे हम इसको लिखेंगे। जैसे देखिए अब देवनागरी में अक्षरों के आकार के तीन प्रकार हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी में जो भी हम लिखते हैं ना, तो उसके अक्षर तीन प्रकार में। जैसे एक है खरी पाई, जिसको वर्टिकल स्ट्रोक कहते हैं, ऐसे वाला सीधा सीधा जो आपका है। ठीक है, वर्टिकल पाई यानी खरी पाई से अंत होने वाले अक्षर। जैसे देखिए ग घ, ग आप लिखते हैं तो इसका अंत कैसे हो रहा है, खरी पाई से। ये सीधी पाई है, एक सीधा ऊपर से नीचे हम लिखे, घ लिखा आपने। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एक खरी पाई दी यहां पे। तो लास्ट एक प्रकार ये हो गया कि जो खरी पाई से अंत हो। उसके बाद दूसरा प्रकार क्या हो गया, आधी खरी पाई से अंत होने वाले अक्षर, यानी जो ये पूरा खरी पाई ना होके आधा ही रहेगा। जैसे क, फ, जैसे देखिए क लिखा आपने, ऐसे क आया, लेकिन क यहां से मुड़ा तो ऐसे आ गया, तो ये यहां तक आना चाहिए, ये आधा ही है, तो ये आधी खरी पाई से अंत। जैसे फ, ये यहां से देखिए नीचे तक, यहाँ 50% से नीचे तो गया, इसके ऊपर खरी पाई नहीं है, इसलिए कहा कि आधी खरी पाई। और तीसरा जो है वो बिना पाई वाले, यानी वर्तुलाकार, सर्कुलर जो है वो बनावट के शब्द यहाँ पे वर्ण है, यहाँ पे अक्षर हैं। जैसे ट, देखिए गोला है, द, तो ये जो है वर्तुलाकार हुए। तो तीन प्रकार से देवनागरी के अक्षरों के प्रकार माने गए, एक खरी पाई वाले, एक आधी खरी पाई, और तीसरा सर्कुलर यानी वर्तुलाकार वाला। ठीक है, इन तीनों को अपने परिवर्ती अक्षरों से मिलाने की तीन विधियां हैं। परिवर्ती क्या हो गया, जो आप बाद वाला उसका जो अक्षर आएगा उससे वो मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, उसके संबंधित में क्या नियम है, क्या विधि है, वो हम विचार करेंगे। जैसे देखिए अब जिन अक्षरों का अंत, ध्यान से समझिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। एक बार समझ गए तो आप किसी को समझा पाएंगे। इन अक्षरों का, जिन अक्षरों का अंत खरी पाई से होता है, यानी लास्ट में आपका ये रहे, खरी पाई रहे, उन्हें परवर्ती अक्षर से मिलाते समय उसकी खरी पाई हटा दी जाती है। यानी लास्ट में जब मिलाएंगे अगले वाले से, तो ये खरी पाई को हम हटा देंगे। जैसे ख्यात, तो अब देखिए ख तो पूरा है ना, अब इस ख को हमें मिलाना, यात से ऐसे मिलाना था, तो ये ख और य को मिलाना है, ख को य के साथ जो है अगले वाले अक्षर के साथ जोड़ना है। तो चूंकि ख जो है वो खरी पाई से अंत है, तो हम क्या करेंगे, ख के ये खरी जो पाई है उसको हटा देंगे और अगले वाले के साथ मिला के लिख देंगे ख्यात। इसी तरीके से 11,
तो यहां देखिए ग को मिलाना था य से, तो हम क्या करेंगे, खरी पाई को बस हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, आधा ग और या, फिर र, 11। इसी तरीके से विघ्न, बच्चा, छज्जा, नगण्य, पत्ती, स्वास्थ्य, है ना। जैसे अब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में देखिए यहां पे क्या है, श, थ, य, स को मिलाना है थ से, फिर थ को मिलाना है य से, लास्ट की बात कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, सबकी खरी पाई को हटा देंगे, ये वाला जो है लास्ट का डंडा ये हट जाएगा, कुछ य तो मिल नहीं रहा तो य का रहेगा। तो आधा स कैसे लिखेंगे, तो डंडे हटा के स, फिर थ का डंडा भी हट जाएगा थ, और य के साथ मिल गया। ऐसे ध्वनि, तो ध को व से मिलाना है, तो इसका डंडा हटा दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लास, व्यास, श्लोक, राष्ट्र, यक्ष्मा, त्र्यंबक, ठीक है। तो जो खरी पाई से अंत हो उसको अगर अगले अक्षर से मिलाने की आवश्यकता है तो उसका बस डंडा जो है वो हटा दीजिए, खरी पाई को हटा दीजिए, वो जुड़ जाएगा। ये उससे संबंधित नियम है। आगे बढ़ते हैं। आधे खरी पाई जो हाफ वर्टिकल स्ट्रोक वाले जो थे, जैसे क, फ, अगर उनसे अंत हो रहे हैं, उनको अगले अक्षर से मिलाना है, तो उस समय क्या करेंगे, आधी खरी पाई को हम लोग हटा देते हैं। यानी डंडा जो भले आधा टुकड़ा है, आधे डंडे को भी हटा देना है, तब अगले वाले से वो मिल पाएगा। जैसे पक्का, दफ्तर, तो देखिए यहां पे ये क और क को मिलाना था, ठीक है। तो क का यहां से ये डंडा हम हटा देंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये क फिर यहीं तक आएगा और फिर अगले क के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पक्का, दफ्तर, ये सब जो है, तो इससे क्या बात समझ में आई कि जो खरी पाई हो या आधी खरी पाई हो, जब वो अगले अक्षर से मिलेगा तो उसका पाई हटाना है। अगर पूरा खरी पाई, अगर खरी पाई है तो खरी पाई हटाएंगे, आधी खरी पाई है तो आधी, पूरा डंडा है पूरे डंडे को हटाइए, आधा डंडा है तो आधे डंडे को भी हटाइए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब वर्तुलाकार जो है, जो सर्कुलर अक्षर हैं, अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ये और ह, इन सबको क्या करते हैं, को संयुक्त करते समय, जोड़ते समय, इन अक्षरों के नीचे जो हल चिन्ह है वो लगाया जाएगा। यानी जो भी आपके सर्कुलर वाले जो होंगे, जो गोल मटोल वाले जो अक्षर हैं आपके, उनको जब हम अगले वाले शब्द के साथ, अगले वाले अक्षर के साथ जब जोड़ते हैं, तो उसमें हलंत का चिन्ह, जो हल का चिन्ह है वो लगाते हैं। जैसे वांग्मय, छुट्टी, बुढ़ा, रद, चिन्ह, ब्रह्मा, ये हम लगाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सर्कुलर वाले को। वस्तुतः द और ह को संयुक्त करते समय हलंत का सुझाव इसलिए दिया गया था कि टंकन यानी मुद्रण आदि में सुविधा हो और ध्वनियों को अलग अलग अंकन स्पष्ट रूप से दिख पड़े, किंतु कंप्यूटर के आ जाने से यह समस्या दूर हो गई। इसलिए ध, द्व, द्य, भ और द को जोड़ा द्र, है ना, इन सबको आदि संयुक्त रूपों के फॉन्ट विद्यमान है। इसलिए देवनागरी के पारंपरिक लेखन को सुरक्षित रखा जा सकता है, किंतु ध्वनियों के वैज्ञानिक अंकन की समस्या तो फिर भी रहेगी। उसका समाधान हलंत से भी संभव नहीं। द्वंद्व के स्थान पर द्वंद्व लिखना कितना हास्यकर है ना। एक द्वंद्व समास भी है, समास का प्रकार है, आपको पता है। संयुक्त र के तीनों रूप यथावत रहेंगे। जैसे र का जो जो प्रकार आप लिखते थे वो सब रहेंगे। जैसे प्रकार, इस तरीके से आपने र लिखा, धर्म में ऊपर र लिखा, और राष्ट्र में नीचे ऐसे करके र लिखा। ये तीनों रूप हिंदी में चलते रहेंगे, मानकीकरण आपका ये कहता है। उसके बाद स्र प्रचलित रूप में ही रहेगा, जैसा श्रवण वाला जो स्र चल रहा है वो रहेगा। इसे ऐसे करके तालाब विश्व के साथ ये ऐसे स्र के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्र को भी त के साथ और ये त्र दोनों रूप मान्य होंगे। क्र को इसी रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। हिंदी में ई छोटी वाली जो है की मात्रा, हर्ष ई जो है, यह समस्या है, यह किसी की मात्रा की एक समस्या, यह किसी अक्षर से पहले बाईं ओर लगाई जाती है। यानी अक्षर को हम बोलते हैं बाद में, लेकिन मात्रा तो पहले आती है। यदि देवनागरी के बारे में कहा जाता है तो इसमें जैसा बोला जाता है उसी तरह लिखा जाता है, लेकिन इस तरीके से तो आप पहले मात्रा को फिर प्रोनाउंस करना पड़ेगा, है ना। तो ई को अक्षर के दाईं ओर लिखना चाहिए, क्योंकि मात्रा के बाद आप बोल रहे हैं इसको, और पढ़ते समय उसका उच्चारण पहले करना पड़ेगा, है ना, अगर आप बाईं तरफ इस तरह से लिख रहे हैं तो। किंतु अक्षर के दाईं ओर दीर्घ की मात्रा होती है। अगर आप ऐसे की लिखे
तो क के बाद ई का साउंड आया, और आप की भी लिखते हैं तो क के बाद ई का साउंड आ रहा है। वही कह रहा है कि आप अगर जो बोलते हैं वही लिखते हैं तो पहले तो यहां मात्रा आ गया, ई की साउंड आनी चाहिए ना। लेकिन तो इसको दाहिने तरफ करके लिखिए, तो बात आई कि दाहिने तरफ तो ऑलरेडी एक आदमी बैठा हुआ है भाई दीर्घ वाला, हम कैसे लिखें। तो इसलिए यह देवनागरी की लिपिगत विशेष व्यवस्था है ना। परेशानी हो गई एक तरीके से कि छोटी ई की मात्रा को बाईं और अर्थात अक्षर के पहले लिखा जाए, है ना। हल चिन्ह युक्त अक्षर से बनने वाले जो हलंत हल से जो बनते हैं संयुक्ताक्षरों के मामले में यह स्थिति और चिंताजनक है। इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग अंतिम व्यंजन के साथ ही किया जाएगा, सभी संयुक्त व्यंजनों के पूर्व नहीं, यानी सबसे पहले हम नहीं लगा सकते अगर संयुक्त व्यंजन का केस है तो। जैसे कुट्टिम, द्वितीय, है ना। अब देखिए द और व जुड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे द के साथ नहीं लगा सकते हैं, है ना। अगर हल हल लगा हुआ है द में, उसके बाद व है तो व के साथ आपको लगाना पड़ेगा। बुद्धिमान, अब द के पहले आप हरस्व ई की मात्रा नहीं लगा सकते, द जो है वो ध से जुड़ रहा है, तो ध में लगाना पड़ेगा, यानी अंतिम जो जुड़ने वाला जो आपका अक्षर है उसमें आपको छोटी ई की मात्रा लगानी पड़ती है, चिन्हित ऐसे ही करके। इन्हें कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान चिन्हित रूप में नहीं लिखा जाएगा, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं तीन अक्षर संयुक्त होते हैं, पारंपरिक रूप से वहां बड़ी ई की मात्रा सभी संयुक्त व्यंजनों के पूर्व लगाई जाती है, किंतु उपयुक्त नियम से अंतिम व्यंजन के तत्काल पूर्व ही लगाई जा सकेगी। जैसे चंद्रिका को चंद्रिका के रूप में लिखा जाना चाहिए, देखिए नियम ये कहता है, लेकिन हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, यही करते हैं। इसलिए यदि इन नियमों को जनमानस स्वीकार कर ले तो देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की एक बड़ी बाधा समाप्त हो जाएगी। किंतु लिपि का विकास तो सहज प्राकृतिक ढंग से होता है, किसी नियम के दबाव में नहीं। इसलिए उपयुक्त नियम तार्किक होते हुए भी हिंदी जगत में प्रयोग के स्तर पर अपरिचित रह गया है, और लेखन अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। ये मान रहे हैं कि नियम तो है, लेकिन जो पारंपरिक जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा। उपयुक्त नियम राजभाषा के प्रयोक्ताओं के लिए हैं, जो राजभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप जब ऑफिस में आएंगे, हम लोग हैं जैसे इसको प्रयोग करना है। संस्कृत के संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, जैसे संयुक्त चिन्ह, विद्या, विद्वान, बुद्ध, अंड, द्वितीय, चंद्रिका आदि, है ना। कह रहा है कि पुराने जैसे संस्कृत में लिखे जाते थे वैसे। अब बात आती है विभक्ति चिन्ह को, जैसे ने, को, से, के लिए, आप लगाते हैं ना कारक चिन्ह में, से, अलगाव, का, में आदि कारक चिन्ह ही विभक्ति चिन्ह कहे जाते हैं, ठीक है। तो व्याकरण में इन्हें परसर्ग कहते हैं। ये विभक्ति चिन्ह यदि संज्ञा शब्दों के साथ आते हैं तो संज्ञा शब्द प्रातिपदिक से अलग लिखे जाएंगे। जैसे राम ने, अगर देखिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है संज्ञा के साथ, तो संज्ञा आपका सेपरेट रहेगा, स्पेस देंगे, फिर ये चिन्ह लगाएंगे। रावण को तो रावण अलग लिखेंगे, को अलग लिखेंगे। चाकू से, तो देखिए चाकू आपका संज्ञा है, तो संज्ञा के एक साथ चिपका के नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे वो विभक्ति चिन्ह। क्लियर कि अगर संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह आए तो आपको स्पेस दे के लिखना है। ये विभक्ति चिन्ह यदि सर्वनाम के साथ आए, ध्यान दीजिएगा, तो सर्वनाम शब्द जो प्रातिपदिक से मिलकर लिखे जाएंगे। जैसे उसने, अब सर्व ये है आपका उस सर्वनाम, आप स्पेस देके उसने नहीं लिखिए, यही कह रहा है नियम कि सर्वनाम है तो आप उसने एक साथ लिखिए, उसको तो उसको, ऐसे अलग अलग नहीं, क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, ठीक है। उसको, उस पर, तो सर्वनाम के साथ अगर विभक्ति चिन्ह आए तो एक साथ लिखना है। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला सर्वनाम के साथ मिलाकर और दूसरा सर्वनाम से अलग लिखे जाएंगे। जैसे उसके लिए, तो अब देखिए के को एक साथ लिख दिया, पहले वाले विभक्ति चिन्ह को सर्वनाम के साथ लिखिए, उसका दूसरे वाले को अलग करके लिखिए, ठीक है। उसमें से, तो उसके साथ में एक साथ लिखिए, और दूसरी विभक्ति चिन्ह जो आ गई उसको सेपरेट लिखिए, अलग करके पृथक करके लिखिए। सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह के बीच यदि तक ही आदि का निपात हो तो विभक्ति चिन्ह को पृथक लिखा जाएगा।
जैसे अगर निपात का प्रयोग करते हैं, है ना, जोड़ डालने के लिए, तो आप उस केस में सर्वनाम से उसको अलग करेंगे। जैसे आप ही नहीं कहते हैं, आप ही, तो आप अलग ही अलग, आप ही के लिए है ऐसा कहेंगे, तो आप अलग ही अलग। मुझ तक तो मुझ तक एक साथ नहीं लिखेंगे, मुझ और तक को अलग लिखेंगे, यानी निपात का प्रयोग है तो वो सर्वनाम से पृथक करके लिखा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्रियापद, क्रिया के साथ क्या है? संयुक्त क्रियाओं के सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएंगी। जैसे पढ़ा करता है, अब देखिए ये सब क्रिया है, पढ़ना करना, तो अलग अलग लिखेंगे। आ सकता है, आना और सकना दोनों क्रियाएं, लेकिन उसको हम अलग अलग लिखेंगे। तो क्रिया के संदर्भ में क्या है कि अगर क्रिया एक साथ है तो उसको अलग अलग लिखिए। गिर पड़ा, गिरना और पड़ना, गिर पड़ा। बढ़ते चले जा रहे थे, तो बढ़ते, चलना, जाना और रहना, इन सबको अलग अलग सेपरेट करके लिखना है। ठीक है? हाइफन संबंधित क्या नियम है? ठीक है, तो हाइफन को, जैसे ये समासिक चिन्ह, समासक, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ऐसे होता है ना, जैसे दिन और रात में, तो आप करते हैं ना दिन फिर डैश देते हैं और रात लिखते हैं, तो यही जो आपका ये वाला योजक चिन्ह या योजिका कहते हैं, इसका प्रयोग अर्थ के स्पष्ट के से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए, द्वंद्व समास, जो प्रथम पद और द्वितीय पद जिसका दोनों बराबरी का हो, इक्वल वेटेज रखता हो, है ना, दोनों की प्रधानता हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे राम लक्ष्मण, इसका विग्रह भी आप करते हैं ना, आपको अगर ध्यान हो तो राम और लक्ष्मण, शिव पार्वती तो शिव और पार्वती, ऐसे समासिक विग्रह किया करते हैं इसका। तो जो द्वंद्व समास होंगे इसमें हाइफन का प्रयोग किया जाएगा। आगे, सादृश्य मूलक सा, जैसे आदि के पूर्व हाइफन रखा जाए, है ना, सादृश्य यानी उससे संबंधित, उससे उसके जैसा वाला जो शब्द जैसे होगा, जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे, भारत समान, यानी उसके समान, उसके इक्विवेलेंट जो अगर किसी को रखा है तो उसके हिसाब से सादृश्य मूलक इसीलिए कहा, जो सा है उसको अलग रखा जाएगा और उसमें उससे पहले हाइफन दिया जाएगा। तुम सा गाना है ना, कुमार सानू का, तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, तो वहां भी जो अगर तुम सा लिखाएगा तो क्या होगा, तुम फिर हाइफन फिर सा, राम जैसा, तो ये सादृश्य मूलक हैं, उनके जैसा हम दिखा रहे हैं। तो राम जैसा, चाकू से तीखे, तो यानी चाकू जैसा तीखा ना, इसका मतलब हुआ भरत समान, तो इस सब में आपको हाइफन देना है। आगे देखिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम की संभावना हो, यानी अगर लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है तो, नहीं तो नहीं करना। जैसे भूत्व, भूतत्व, भूमि से जुड़ा हुआ जो तत्व। अनख, सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन की आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या, इन सब में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन जहां लगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहां पे आप हाइफन का प्रयोग करिए। आगे कहता है, कठिन संधियों से बचने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे द्वि अक्षर, द्वि अर्थक, हरि इच्छा, बहु अक्षर, इन सब में। तो हिंदी में हाइफन का प्रयोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो संधि अगर जटिल होने से बचाने के लिए भी हम हाइफन का प्रयोग करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदी में हाइफन का प्रयोग भी घट रहा है। आगे है अव्यय। अव्यय जानते हैं, चार प्रकार के, आपने ग्रामर में पढ़े होंगे। हिंदी में तक, साथ, भर, ही, तो, सो, भी, यहां, वहां, कहां, सदा, क्रिया विशेषण भी एक अव्यय है, आपने जाना होगा पहले। सदा, क्या, श्री, जी, मात्र, कि, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, चाहे, अथवा, या, तथा, यथा और आदि, ये सब क्या है आपके अव्यय हैं। इन्हें सदैव अलग लिखना चाहिए। जैसे यहां तक, तो यहां और तक को एक साथ नहीं करेंगे, आपके साथ एक साथ नहीं लिखेंगे। मुट्ठी भर लोग, आप ही, मुझे जाने तो दो, ये सब जो भी अव्यय हैं आपको अलग अलग लिखना है। कुछ अव्ययों के साथ विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, उन्हें भी अलग लिखना चाहिए। जैसे अब से, तब से, यहां से, वहां से, सदा से, तो अव्यय के साथ भी अगर विभक्ति चिन्ह है तो वो हम अलग ही लिखेंगे। आदर सूचक शब्द जैसे आप लगाते हैं ना, श्री करके या श्रीमती करके, सुश्री करके, तो आदर सूचक जो शब्द हैं, और जैसे श्री और जी,
अव्यय भी मूल नाम से पृथक लिखे जाएंगे। ऐसे आप सीधा एक साथ मत लिखिएगा। जैसे श्री श्री प्रकाश, तो श्री अलग फिर प्रकाश अलग। गोपाल जी, महात्मा जी, श्री माता प्रसाद जी, तो आप एक साथ उसको जोड़ के मत लिखिएगा। जो आदर सूचक जो शब्द हैं उनको अलग लिखना है। अब आगे बात करते हैं, समस्त पदों के प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक नहीं लिखे जाएंगे। जैसे जो आपका अव्ययी भाव समास है उसमें कहते हैं ना प्रतिदिन, तो उसमें जो आपके ये अव्यय लगेंगे वो अलग नहीं लिखे जाएंगे, वहां पे एक साथ प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित, है ना, जो उचित उचित। तो समास युक्त ऐसे समस्त पद जो समास के नियमों से बंधा होता है उन्हीं को हम समस्त पद कहते हैं, को एक शब्द माना जाता है। ठीक है, जैसे उन्हें एक साथ लिखना ही उचित है। आगे देखिए, थोड़ा सा फास्ट फास्ट बता रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाए। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उम्मीद है कि एक बार में समझ में आ जाए। श्रुति मूलक, जैसे य और व, जहां श्रुति मूलक य और व स्वरात्मक विकल्प विद्वान हो, है ना, वहां स्वरात्मक रूप का ही प्रयोग हो। जैसे कि अगर य व कहीं आ रहा है उसके जगह पे हम कहीं स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, तो हम स्वरात्मक रूप का ही प्रयोग करेंगे। वही कह रहा है कि स्वर का ही फिर प्रयोग करिए। जैसे आपका गई और गई वाला जो अंतर था ना, वही वाले में, जैसे देखिए गए, ग ये, वे चले गए, ग ये, य का प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं, नहीं, न ही, य का प्रयोग। तो जैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये करते हैं ना, तो यही कह रहा है कि अगर य के जगह पे आप, है ना, आप अगर ऐसे लिखें कि चाहिए, अगर इसके जगह आप चाहिए, यानी ये स्वर का विकल्प अगर मौजूद है य के जगह पे, तो हमें फिर स्वर का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यही नियम कहता है। जैसे नहीं, अब नहीं के जगह य है, लेकिन हम य के जगह हम आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं ना, ई की मात्रा, यानी इसके जगह पे स्वर की मात्रा अवेलेबल है, हमारे पास है, हम यूज कर सकते हैं, तो वही प्रयोग करिए फिर। यह नियम क्रिया विशेषण अव्यय आदि सभी रूपों स्थितियों में लागू माना जाए। तो अब से अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं गए, नहीं, ये मत लिखिएगा, ये वाला अगर स्वर का रूप मौजूद है वहां पे आप स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, वही उचित है। जहां यह श्रुति मूलक वैकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का मूल तत्व हो, जैसे लगेगा कि नहीं ये परिवर्तन होने से इसका मतलब बदल जाए या कुछ वैसा, एकदम मूल है इसका शब्द का, इसको हटाया नहीं जा सकता, तो वहां वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वहां पे फिर आपको जो है ए की लगाने की और ई की लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये शब्द में ही है अस्थाई, ये, अब इसको आप अस्थाई नहीं करेंगे क्योंकि ये शब्द में ही है। अव्ययी, तो आप इसको अव्ययी ही लिखिए। ये भाव दायित्व, तो आप दायित्व मत ई करके मत लिखिए, है ना। मित व्ययी, यह है इसके शब्द का ही वो पार्ट है, समझिए। अनुयायी, विधायी, न्यायी, है ना, उत्तरदायी, दुखदायी, धराशायी, शेषशायी, ये सब जो है आपके शब्द में ही है। इन्हें अस्थाई इस तरीके से अव्ययी, दायित्व, मितव्ययी, अनुयायी के रूप में लिखा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जहां पे लगता है कि हाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं, शब्द का मतलब भी वही रहे, तो आप वहां पे स्वर वाला प्रयोग करिए। अगला है अनुस्वार तथा अनुनासिकता चिन्ह, जिसको चंद्र बिंदु की तरह आप प्रयोग करते हैं, उसके बारे में। अनुस्वार हुआ क्या, जैसे आप सीधा ऊपर में अनुस्वार दे दिए, जैसे तिरंगा आपने लिखा तो यहां रंगा में ऐसे ऊपर एक अनुस्वार डाल दिया ना, तो ये आपका अनुस्वार हो गया। और अनुनासिकता चिन्ह यानी ये चंद्र वाला बिंदु, चंद्रमा वाला, है ना। तो दोनों प्रचलित रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये करें और चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर ये आपका अनुसार का प्रयोग का प्रचलन बढ़ गया है, चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है वो कम होने लगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो एकरूपता तथा मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुसार का ही प्रयोग करना चाहिए। बात समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कि अगर आप टाइप कर रहे हैं कुछ या कंप्यूटर पे, तो संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो, यानी उसी का पंचमाक्षर पांचवा अक्षर हो और उसके बाद कोई उसी सेम फैमिली का
जैसे क ख ग घ अंग, तो क वाले में से ही कोई अगर उसके बाद रहे तो आप क्या करेंगे, लिखने की सुविधा के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, ये सुझाव दिया गया। जैसे गंगा, अब देखिए गंगा में एक्चुअल में क्या है कि अंग आता है, आप संस्कृत वगैरह में देखेंगे तो ऐसे करके गंगा कई जगह लिखा मिलेगा, लेकिन इसका क्या रूल कह रहा है कि आपकी सहूलियत के लिए टाइपिंग में, तो यहाँ पे देखिए ये पांचवा अक्षर है, क फैमिली का क ख ग घ अंग पांचवें नंबर पे आता है। लेकिन इसके बाद उसी फैमिली का जो बचा हुआ चार है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सदस्य, वही आए, तो कह रहा है कि जो पांचवें की जगह आप अनुस्वार का प्रयोग कर लीजिए। इसीलिए हिंदी में आप देखते होंगे कि गंगा जो है ऐसे लिखते हैं। क्लियर। इसी तरीके से चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में क्या है, पंचमाक्षर के बाद यानी पांचवें अक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। इन्हें गंगा, ठंडा, संध्या, संपादक के रूप में नहीं लिखा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, यानी उसके बाद जैसे दूसरा कोई आ जाएगा, ख वाला आ जाए, जैसे क है तो च वाला आ जाए, त वाले परिवार का कोई सदस्य आ जाए, अथवा वही पंचमाक्षर दोबारा आए, तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, अब देखिए ये क का है, लेकिन इसके बाद आ गया प, प वाले परिवार का, तो हम उसमें पंचमाक्षर में परिवर्तित नहीं करेंगे। अन्य, तो अन्य को आप ऐसे करके ये नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां जो है आपका जो न आया वो त वाले परिवार का है, लेकिन उसके बाद य वाला दूसरा आ गया, चिन्मय, अन्य, या तो रिपीट कर रहा है सेम, तो उसको आप अनुसार में परिवर्तित नहीं करेंगे। सम्मेलन, सम्मति आदि, इसी वाङ्मय, चिन्मय ऐसे करके आप नहीं लिखेंगे, ये ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। यह नियम केवल संयुक्त व्यंजन की सरलता या एकरूपता के लिए है, सामान्य रूप में अनुस्वारों या पंचमाक्षरों के लिए नहीं है। अर्थात जिन शब्दों में अनुस्वार पहले से विद्यमान है उन्हें पंचमाक्षर में परिवर्तित कर पर स्वर्ण की सहायता से नए संयुक्त व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें पहले से है, देखिए संसद, वंश, दंश, हंस, संक्षेप, संज्ञा, कंस, सन्यासी, संस्कृत, संहार, संयम, संरक्षक, संलाप, संवाद, संसार आदि इसी रूप में लिखे जाएंगे, वो पहले से लिखे आ जा रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन करने की, इसको आप ऐसे संसद, वंश, दंश ऐसा करके मत लिखिए, है ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार धंधा, टंटा आदि हिंदी अपने शब्द हैं, इन्हें धंधा, टंटा के रूप में लिखकर परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है। अनुनासिकता चिन्ह, अब देखिए अनुनासिकता वही आपका क्या है, चंद्र बिंदु वाला। हिंदी में अनुनासिकता चिन्ह धीरे धीरे कम हो रहा है। नहीं, में, मैं, में भी अनुसार में क्या है कि स्थान पर अनुनासिक था पहले, किंतु सिरोरेखा के ऊपर, ऊपर जो रेखा लगी है, यानी ये सिरोरेखा ये है डैश, इसके ऊपर जो आप मात्रा ऐसे ऐसे लगाते हैं, ये सिरोरेखा कह रहा है, इसके ऊपर जुड़ने वाली मात्राओं के साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग क्या है, असुविधाजनक, इनकन्वीनियंट जो है होने लगा। इसके कारण ये लुप्त होता जा रहा है। जहां चंद्रबिंदु के बिना अर्थ में भ्रम की गुंजाइश हो वहां चंद्रबिंदु लगाना उचित होगा, वहां लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जैसे हंस, हंस, अंगना, अंगना, ये है ना, तो जहां कंफ्यूजन हो कि लगे कि नहीं ये लगाना जरूरी है, वहां लगाना है। कविता के छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया जाए। हिंदी सीखने वाले अहिंदी भाषियों एवं बच्चों की प्रारंभिक पुस्तकों में चंद्र बिंदु का उच्चारण सिखाने के लिए उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए। जैसे कहाँ, हंसना, आंगन, ये सिखाने के लिए उनको जरूरी है, ये कविता वगैरह में भी ये प्रयोग हो। ठीक है। उसके बाद विदेशी ध्वनियां जो है, जैसे अरबी फारसी के 5 ध्वनियां हैं जो हिंदी में आई हैं, है ना, ये अरबी फारसी के है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, जहाज, ज, करते हैं ना आप नुक्ता जो नीचे, इनमें से क, ख, ग हिंदी ध्वनिया में मिल चुकी हैं। जैसे ज और फ की पहचान बची हुई है। हिंदी में कलम, किला, दाग ही लिखते हैं और समझते हैं, कलम, किला, दाग नहीं। ठीक है। हाँ, जहां इन्हें शुद्ध विदेशी रूप में लिखना आवश्यक हो, उच्चारणगत भेद बताना अभिष्ट हो, नुक्ते लगाए जाएं। जैसे खाना, खाना, राज, राज, फन, फन,
ये हम लगा सकते हैं जहां बताना जरूरी हो। अंग्रेजी में केवल एक ध्वनि अर्धवृत्त औ, जैसे डॉक्टर वाला जो है ना, यानी कहा था आपको, ये वाला औ। कॉलेज भी लिखते हैं जैसे आप ऐसे करते हैं ना, तो इन्हें शुद्ध रूप का प्रयोग अभिष्ट हो तो अ का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे हिंदी में डॉक्टर ही बोला लिखा जाता है, डॉक्टर नहीं। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत समाज में दोनों रूपों को एक सी मान्यता है, फिलहाल इन्हीं एक रूपता आवश्यक नहीं समझी गई है। जैसे दोनों रूप चल रहा है, इसको भी जरूरत नहीं हुआ। जैसे गर्दन भी लिखते हैं, गर्दन लिखते हैं। गर्मी भी प्रयोग हो रहा है, गर्मी भी है। बर्फ बर्फ, बिल्कुल भी बिल्कुल भी। सर्दी सर्दी, कुर्सी कुर्सी, भर्ती भर्ती, दोनों लिखते हैं आप। और ये अभी इसका कोई मानकीकरण जो है एक जो है एक होने की बात अभी नहीं आई है। बर्दाश्त इसी तरीके से, वापिस वापस, आखिर आखिर, बर्तन दोबारा दोबारा भी लिखते हैं, दुकान दुकान भी लिखते हैं। बीमारी बीमारी, ठंडा इस तरीके से भी लिखते हैं, हल्का हल्का। तबीयत और तबीयत, ये सब चल रहे हैं। उसके बाद है हल चिन्ह का प्रयोग। संस्कृत मूलक जो तत्सम शब्द की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल चिन्ह लुप्त हो चुका है, उनमें उनको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए। जैसे जो प्रयोग में संस्कृत से शब्द जो आपके अभी तक हिंदी में चल रहे हैं, वही तत्सम है। और संस्कृत का वो जो शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है और हिंदी में प्रयोग किया जाए, वो आपका तद्भव है। तो वही कह रहा है कि जो शब्द हट गए हैं वहां से, हलंत का प्रयोग, हल का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हिंदी में महान, हिंदी में जैसे देखिए क्या क्या होता है, महान, विद्वान, विराट, बुद्धिमान, हनुमान का हलंत लुप्त हो चुका है। ठीक है, ये शब्द संज्ञा रूप बन चुके हैं। इसी रूप में लिखना ठीक होगा। इसी प्रकार भगवान, धनवान, मूल्यवान, परिषद, संसद, आत्मसात, सम्राट बिना हलंत के ही हिंदी में चल रहे हैं। पश्चात, बलात्, विधिवत, पुत्रवत, पृथक, श्रीमान एवं कदाचित, अकस्मात, वरन, आयुष्मान, सम्यक, धिक, वृहत, जगत, सन, अहम एवं वरन में हलंत रूप ही ठीक है ना। सत, सतत, श्रीयुत, प्रयुक्त, आगत, जलजात, उत्पात, भागवत, आयात, निर्यात, आपात, काल हलंत रहित शब्द है, इसमें हलंत लगाने की जरूरत नहीं। इनमें हलंत का प्रयोग करना अनुचित है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सवन परिवर्तन। संस्कृत मूलक शब्द की वर्तनी की ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए, अतः ब्रह्मा को ब्रह्मा, चिन्ह को चिन्ह, उरिन को उरिन में बदलना उचित नहीं होगा, इसलिए आप ब्रह्मा ऐसे ये करके लिखें। जो संस्कृत के शब्द हैं उसको ऐसे प्रयोग। ग्रहित, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि जो है अशुद्ध प्रयोग ग्राह नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। इनके स्थान पर आप गृहित, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अंधिकार ही लिखना चाहिए। अनाधिकार जो है, यहां देखिए एक चीज, कई बार अशुद्धि शुद्धि वाले में जो शब्द आते हैं, इसमें ये भी सवाल आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अनाधिकार ये नहीं करना है, क्या है, शुद्ध जो है वो अनधिकार है ना, ये शुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा एग्जाम में। इसी प्रकार निम्न शब्दों के भी शुद्ध रूप लिखने चाहिए। देखिए जैसे कृपया, ये अशुद्ध है, कृपया पूरा सही है। रुपया ये गलत, ये रुपया सही। टिप्पणी गलत, टिप्पणी सही। ये सब एग्जाम में आपके 5 नंबर के सवाल रेगुलर रहते हैं, एसएससी जीएसटी वाले में, और भी एग्जाम्स में आते हैं कि शुद्ध रूप पर पहचाने। ये धूम्रपान नहीं, ये धूमपान, बिल्कुल ऐसे। असमर्थ, असमर्थ, अनिश्चित, देख लीजिएगा, हेतु को हेतु लिखते हैं। उपस्थित पंजिका, उपस्थिति पंजिका होता है, गलती नहीं गलती। उसके बाद विसर्ग संबंधित रूल है कि संस्कृत में विसर्गों का अत्यंत महत्व है। विसर्ग पर आधारित संधि के माध्यम से अनेक शब्दरूप बनते हैं, पर हिंदी में कुछ ही शब्द के साथ विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे प्रातः, अतः, पुनः, क्रमशः, प्रायः, अंतःकरण, मुख्यतः, विशेषतः, सामान्यतः, शब्दशः, व्यक्तिशः, कहते हैं ना व्यक्तिशः आदेश देना। स्वभावतः, स्नेह स्नेह, कोटिश, यथा, यथार्थ, अनेक, अनेकशः, तत्वतः, ये जो शब्द हैं इनमें विसर्ग का प्रयोग हिंदी में भी हो रहा है। तो संस्कृत के दुख शब्द में हिंदी
में विसर्ग लुप्त होकर दुख शब्द चल रहा है। इसे दुखी, दुखिया, दुखियारी, दुखरन, दुखाना आदि अनेक हिंदी शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में आप सीधा विसर्ग के बिना दुख लिख सकते हैं। इस संबंध में सरकार का निर्देश है कि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे दुखानुभूति में यदि उस शब्द में तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका है तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे दुख सुख के साथी, है ना, यानी जिसमें प्रयोग हो रहा है करना है, नहीं तो फिर छोड़ना है। अब ए औ का प्रयोग हिंदी में क्या है? ए औ का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियां हैं और आदि में, यानी इसमें लगा है ना ए की मात्रा। और दूसरे प्रकार की ध्वनियां क्या है? गवैया, कौवा आदि में, इसमें भी आपका ए की मात्रा है। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ए ओ औ, ये ए का और ओ का जो प्रयोग है किया जाए। गवैया, कौवा ऐसा ये संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जो आपका मात्रा का प्रयोग है वही करिए। उसके बाद है पूर्वकालिक प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता है कि शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरू में लगते हैं। उपसर्ग को प्रीफिक्स और प्रत्यय को सफिक्स के नाम से भी आप जानते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय, ठीक है, जैसे कर, क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। ये जो कर जो है ना वो आपको उसमें क्रिया से ही साथ में रहेगा, बाद में जो प्रत्यय लगता है। जैसे मिलाकर, खा पी कर, रो कर, तो ये जो कर है वो एक साथ रहेगा क्रिया के साथ जब भी प्रयोग होगा। और कुछ नियम है कि सिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। जो आप लिखते हैं जैसे राम लिखा तो इसके ऊपर सिरोरेखा ऐसे, ये जरूरी है देना, है ना। गीता लिखा तो आप इसको हटाएंगे नहीं, इसको आप ऐसे प्रयोग करेंगे। ये कुछ नियम हैं। फुल स्टॉप को छोड़कर शेष विराम चिन्ह आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित है। सिर्फ फुल स्टॉप नहीं रहेगा, उसके जगह पे हम लोग खड़ी पाई ऐसे देते हैं ना पूर्ण विराम का, बाकी ये सब जो है हिंदी में भी प्रयोग होगा। विसर्ग के चिन्ह को ही कोलोन का चिन्ह मान लिया जाए। जो कोलोन का चिन्ह है वही आपका विसर्ग का चिन्ह। कोलोन, सेमी कोलन करते हैं ना, ऐसे करके आप जो प्रयोग करते हैं। भाषा और लिपि का विकास स्वाभाविक गति से होता है। किसी सरकार, संस्था या व्यक्ति द्वारा नियम बनाकर इनके नैसर्गिक विकास को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। सरकार ने वर्तनी संबंधित नियम को संक्षिप्त, सरल और ग्राह्य, इसको एक्सेप्ट किया जा सके, है ना, ग्राह्य बनाने की भरसक कोशिश की है। किंतु लिपि की वास्तविक स्वरूप तो प्रयोग करने वाली जनता निश्चित करेगी। इसलिए इन नियमों को मापदंड मानते हुए भाषा के विकास पर नजर रखनी है। आगे चलकर जो रूप स्थिर होगा वही मानक होगा, है ना। जो लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से, तो वही मानक फिर हो जाएगा। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एक रूपता, आप देखिए कैसे लिखना है इसको। हिंदी प्रदेशों में हिंदी के संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन की एक रूपता नहीं थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 5 से 6 फरवरी 1980 को भाषा वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित कर 1 से 100 तक की सभी संख्यावाचक शब्दों को निम्न प्रकार मानक रूप निश्चित किया। अब कोई 45 को कैसे लिखेगा, 48 को कैसे लिखेगा, हम में से कई लोग ऐसे होंगे, आप में से देख भी रहे होंगे, जिनको 69 अगर कहें लिखने को तो उनको कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं कहें कि 69 लिख के बताओ, लिख देंगे। 79 अगर कह दूं लिखने को, नहीं आएगा। 79 अगर कह दूं कि 79 लिख के बताओ तो लिख देंगे। तो हमें और हमारे छोटे भाई बहनों को या किसी को आप बता रहे हैं तो 79 69 तो जरूर बताएं, साथ ही साथ 69 39 कैसे लिखना है, 48, है ना, 58 कैसे होगा, ये भी उनको जानकारी देना हमारा फर्ज है। क्योंकि हिंदी में संख्याओं को ऐसे ही लिखते हैं। जब आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हिंदी के अंकों को, गिनती को, संख्यावाची शब्दों को कैसे लिखेंगे ये भी आप समझ लीजिए। देखिए कैसे लिखते हैं, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 लिखते हैं, कई लोग पढ़ते हैं 6 6, तो ऐसे लिखा जाता है 6 7 8 9 10। क्लियर, समझते चलिए। फिर आपका है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 आ गया आपका। 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 भी कई लोग पढ़, 29, है ना, 30 हो गया। 31
कई लोग 31 करते हैं, एक लिखने में 31 है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39 भी कई लोग पढ़ते हैं, है ना, 39, ये 39 आपका हो गया 39, और ये 40 हो गया। 41, 42, 42 भी कई लोग करते हैं, 43, फिर 44, फिर 44 भी कई कहते हैं, ये 44 लिखेंगे, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये आपका 50। फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 भी कई कहते हैं, 57 ने कह के 57, 58, 59, 60, लिखने में आप ऐसा लिखेंगे, ये 60 हो गया। फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ये 70 आपका। फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80। 81, 82, फिर 82 भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, देखिए अभी मैंने भी 95 का, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ये 100, ठीक है। तो ये है आपका हिंदी के में अंकों को लिखने का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये टॉपिक कवर किया, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। उम्मीद है आप सभी को काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी मददगार साबित हुआ होगा, और काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आपको भेज दी जाएंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से, तो उसके लिए रिक्वेस्ट वहां पे भेज दीजिए, समय मिलते ही उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल रहेगा, कई साथी वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी वहां पे जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। जो डाउट होते हैं एक दूसरे से पूछ सकते हैं, सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। और इस जो टॉपिक आपने आज पढ़ा, हिंदी मानकीकरण का, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये अपने आप में हम लोग जानते तो थे कि किसको क्या है, लेकिन कंफ्यूजन रहती थी। कई बार दिमाग में आता होगा कि क्या लिखना सही रहेगा, क्या सही है, कौन बताएगा कि ये सही है गलत है ना। तो इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और जुड़े रहें। अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप सभी के पेपर जो है एसएससी जीएसटी वाला जो पेपर है, एसएससी सीएसटी 2024 दिसंबर में होने हैं, समय ज़्यादा नहीं है। जो भी दिक्कत हो, आप को अगर लगता है कि ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्द ही अगले नए वीडियो में। और संडे को संडे टॉक्स 10 बजे रात में रहता ही है, जिसमें मैं लाइव आता हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो आप 10 बजे रात को संडे टॉक्स जो लाइव सेशन होता है उसमें भी आप जुड़ के अपने सवाल आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हो पाएगा मुझसे मैं आपकी मदद करने की पूरी प्रयास करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।